क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु चर्चा में भाग नहीं ले पाते हैं, तो उसमें कौन सी कठिनाई है। तो देखिए, बहुत सारे लड़के ऐसे मिलेंगे क्लास में जो शब्दों को तो समझ लेते हैं, टॉपिक को समझ लेते हैं, लेकिन बोला जाता है कि ठीक है तुम मुझसे बोलो, उस पर चर्चा करो, तो उसमें भाग नहीं लेते हैं, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? उनमें कम्युनिकेशन संबंधी प्रॉब्लम होती है, अभिव्यक्ति संबंधी प्रॉब्लम होती है, ज्ञाता की प्रॉब्लम होती है, उच्चारण संबंधी, तो उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाते, अभिव्यक्ति की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से, कक्षा में शिक्षक हैं, शब्द या चित्र के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहा है, संप्रेषण कर रहा है। इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो देखिए, चित्र के माध्यम से वो संप्रेषण कर रहे हैं कौन? शिक्षक। तो संकेत दे रहे हैं शिक्षक, तो संकेत समझने वाले होंगे ना विद्यार्थी, तो उनको कहा जाएगा संकेत समझने वाले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन के में क्या आवश्यक होना चाहिए? विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? तो यांत्रिकी त्रुटि के वो पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करना, हाँ ये सही होगा। ठीक है, बाकी यांत्रिकी ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बच्चे में अंतर्निर्मित जन्मजात क्षमता होती है जो उसे भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? तो इस कथन का समर्थन करता है उसकी जो सहजतावादी, ये उसको समर्थन करता है पैटर्न को खोजने में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है? अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। स्थानिक मान को समझने में कठिनाई होना, स्थानिक मान को समझने, यही है, क्योंकि ये बोल रहा है नहीं हो सकता, तो स्थानिक मान को समझ तो लेता है ना। भाषण की सीमितता का होना, हाँ मतलब भाषण को दे नहीं पा रहा, सीमित ही भाषण दे पा रहा थी, तो वह कठिनाई। नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना हो सकती है, सही शब्दों को खोज में कठिनाई भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता स्थानिक मान की कठिनाई। अभी देखिए, कह रहा है कि इसको इसके साथ में मिलान कीजिए, तो थोड़ा सा छोटा कर लें या इतना है? ठीक है, दिख तो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ध्वनि विज्ञान शुद्ध प्रभाव कम्युनिकेशन हेतु नियमों को संदर्भित करता है। नहीं, ध्वन्यात्मक भाषण के क्रम तथा संरचनाओं के नियमों को संदर्भित करता है। ध्वन्यात्मक भाषण, तो ध्वनि विज्ञान का हो जाएगा इसके साथ ध्वन्यात्मक भाषण। अगला कर अर्थ विज्ञान संप्रत्ययों के प्रस्तुतिकरण में शब्द तथा शब्दों के समायोजन को रेखांकित करता है, ये हो जाएगा इसका। शब्द तथा शब्दों के समायोजन, शब्दों का समायोजन को रेखांकित करता है अर्थ विज्ञान, बिल्कुल सही बात है। वाक्य विन्यास का कहता है वाक्यों को बनाने में शब्दों के प्रयोग के नियम को बताता है, वही उसका वो परिभाषा यही हो जाता है। शब्द विन्यास व्याकरणिक चिन्हों का प्रयोग, व्याकरण के चिन्हों का प्रयोग संख्या, काल, केस, व्यक्ति, लिंग, सक्रिय या निष्क्रिय, आवाज और अन्य अर्थों को दर्शाने में किया जाता है। हाँ, तो बिल्कुल शब्द संरचना में यही होता है। ठीक है, तो इनका मिलान ऐसे कर लेंगे, इससे मैच करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, इसमें मिलाइएगा। क्या हो जाएगा? पहला का बी सी डी ई, यही हो जाएगा। अब अगला देखिए, कह रहा है कि एक 1.5 से 2.5 वर्ष के बच्चे की शब्दावली कितनी है? जब 200 से 250 शब्द से 250 शब्द होती है और शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है, और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है, तब इसे क्या कहते हैं? तो इसे टेलीग्राफी भाषा कहते हैं, ये याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक भाषा विकास को बढ़ावा नहीं देता है? रोमांचकता को व्यक्त करने में भाषा का प्रयोग करना, घटनाओं तथा वार्तालाप आरंभ करने के अंत के लिए भाषा का प्रयोग करना, सामाजिक संपर्क बनाने हेतु
निरंतर बनाए रखने हेतु भाषा का प्रयोग करना और सामाजिक वर्गीकरण हेतु, हाँ ये नहीं होगा। देखिए ये क्या चीज है, भाषा के विकास को कौन सा बढ़ावा नहीं देगा, नहीं देता है, तो कौन, जो सामाजिक वर्गीकरण हेतु अगर कोई भाषा हो रहा है, भाषा का प्रयोग, ये उसको बढ़ावा नहीं देगा। अब कह रहा है कि भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्बलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये सिंपल सी चीज है, भाषा अधिगम हो रहा है तो जितना ही ज्यादा हम क्या रहेंगे, संज्ञानवादी रहेंगे कि व्यवहारवादिता रहेगी कि क्या रहेगी, जितना ही ज्यादा व्यवहारवादिता रहेगी उससे ही यह, और अंतःक्रियावादी रहेगी तो अर्जन के लिए, भाषा अर्जन के लिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जाती है। देखिए गहन पठन की विशेषता उसको मानेंगे, ठीक है, जो क्या कर रही है, प्रभावपूर्ण पढ़ने की रुचिकर बड़ी बड़ी सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, यही सही होगा। सही ढंग से पढ़ने के लिए मार्गदर्शन का अनुगमन करना, नहीं ये नहीं। सूचना को पता लगाने के लिए पाठ्य तीव्र गति से पढ़ना, नहीं। सारांश पता करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना, ऐसा नहीं। तो क्या होना, प्रभावपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए। अब देखिए ग्राह्य भाषा कौशल, ये क्या है, ग्राह्य भाषा कौशल, इसमें क्या होगा, नई भाषा के प्रति समझ हो सकता है, बोलचाल की भाषा के प्रति समझ बनाने तथा अभिव्यक्त करने की योग्यता, बोलचाल की भाषा जो सुनते तथा बोलते हैं के प्रति समझ की योग्यता, इन तीनों में ये बेटर है। द्वितीय भाषा के प्रति समझ की योग्यता नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ये भी हो सकता है लेकिन सबसे बेस्ट यही है, यही होगा। कह रहा है कि कक्षा में द्वितीय भाषा के शिक्षण के दौरान, कक्षा में सेकेंड लैंग्वेज के शिक्षण के दौरान अवबोधात्मकता के लिए सहारा देना। अवबोधात्मकता मतलब कि बोध नहीं कर पा रहा है तो उसको सहारा देने के लिए शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए, शिक्षक द्वारा चेष्टा करना चाहिए तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चेष्टा करना तथा मुख्य भावों का प्रयोग करना चाहिए उसको सहारा देने के लिए। विद्यालय में बच्चे अपने घर की भाषा का प्रयोग करने से मना करना विद्यालय उसके अधिगम के लिए क्यों हानिकारक है। यह भाषा का प्रयोग अधिगम को नकारात्मकता को प्रभावित करता है, नहीं। यह उनके अधिकारों का हनन और संवैधानिक है, नहीं। वो हाशिए पर महसूस करते हैं तथा कक्षा में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि जब उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, उनको उसका यूज नहीं करने दिया जाएगा तो समझ ले रहे हैं लेकिन उसको बोल नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको क्या, अपने आप को अलग महसूस करेंगे, खोया हुआ महसूस करेंगे और हाशिए पर महसूस करेंगे। सेकेंड लास्ट इसका है, जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्क मूल तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब स्थिति क्या कहलाती है। देखिए जो क्या कर रहा है, द्विभाषी लोग और बहुभाषी लोग, ठीक, अपनी बहुभाषी दुनिया में, द्विभाषी और बहुभाषी दुनिया में भाषाओं का अर्थ समझने के लिए कोई भी तरीका अपनाने हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, यही कहलाता है। इसमें कोड मिलान नहीं होता है।